Hello class 11 students. So today we are going to have a rapid revision of second chapter of political science, that is rights in the Indian Constitution. So let's start with this chapter and also please open up your NCERT for further reference. So इस chapter में सबसे पहले we are going to start with the rights. Rights क्या होते हैं भाई? Rights हमें बहुत सारे मिले हुए हैं हमारे Constitution के द्वारा. आखिर rights क्या होते हैं? ये rights कुछ condition होती है हमारे life में and इन conditions के बिना हम लोग नहीं रह सकते. Even जीने के लिए भी हमें right to life की ज़रूरत होती है. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये जो सिटीजन के राइट्स हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं. इसी लिस्ट ऑफ राइट्स को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स या फिर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है. हमारे देश में सबसे पहले इन फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने इन 1928. जो राइट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है इंडिया में टाइम टू टाइम इन सिविल राइट्स की डिमांड रखी गई बाय रेवोल्यूशनरीज एंड फ्रीडम फाइटर्स. कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी थी इन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स की. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ज़्यादातर ये जो राइट्स थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए थे. राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था ड्यूरिंग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देता है. 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट को जो है मतलब फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देता है. राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. एंड ये जो एक्ट्स हैं ये पूरे इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट भी होते थे पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर सिंस अप्रैल 2010. लेकिन जब जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था आर्टिकल 370 वाला जब वो हटा दिया गया सो जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने लग गई. समझ में आया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है. नाउ बिल ऑफ राइट्स. डेमोक्रेसी जो है इंडिविजुअल्स के कुछ राइट्स को इंश्योर करती है एंड गवर्नमेंट हमेशा इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है, प्रोटेक्ट करती है. इसी वजह से कई बार ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं ये जो राइट्स हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देती है. ये जो लिस्ट ऑफ राइट्स होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं एंड जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट भी करता है उन्हें बिल ऑफ राइट्स या फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहा जाता है. ये जो बिल ऑफ राइट्स है ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करती है, रोकती है इन राइट्स को जो है वोलेट करने से, ट्रेसपास करने से. ठीक है, गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को चाह के भी ट्रेसपास नहीं कर सकती. बस कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जैसे कि इमरजेंसी. ठीक है, एंड अगर ये राइट्स हमारे वोलेट होते हैं, कोई भी वोलेट करता है, इवन गवर्नमेंट भी वोलेट करती है, तो हम जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत जो है कोर्ट जाके सीधा इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. नाउ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है. ठीक है, ये राइट्स सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को गारंटीड है, कोई भी हमसे ये राइट्स नहीं छीन सकता. ये जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब ये राइट्स सभी को मिलते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स होते हैं. यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ट्रेसपास कर रहा है, वोलेट कर रहा है, हमसे छीन रहा है तो हम डायरेक्टली कोर्ट्स जा सकते हैं. ठीक है, वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? इन्हें फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. फर्स्टली, फंडामेंटल राइट्स को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ गारंटी करता है. यानी कि ये जो राइट्स हैं ये वोलेट होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं, हम FIR इवन फाइल कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ तभी चेंज हो सकते हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा. जुडिशियरी के पास पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं बट फंडामेंटल आर द मोस्ट क्रूशल वंस. बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स है अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू देम. ठीक है, कौन सी फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में इसके बारे में लिखा हुआ है. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 के अंदर इसके बारे में लिखा है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 में इसके बारे में लिखा है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल्स में इसके बारे में लिखा है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में इसके बारे में लिखा है. ठीक है, सो आई विल बी रेफरिंग टू योर NCERT फॉर एक्सप्लेनिंग यू ऑल दीज राइट्स.
भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमारे पास बहुत सारे और भी लीगल राइट्स हैं, यानी कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्टेड है। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन्ड है इस नोट्स वाली स्लाइड पे। बेसिकली आप जो है अपनी एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, इसमें सारे आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पे बेशक आर्टिकल्स आपके सपोर्ट मटेरियल में, लेकिन बुक में योर आर्टिकल्स आर नॉट मेंशन, सो प्लीज रेफर बुक फॉर दिस। राइट टू इक्वालिटी, इसके बारे में आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन्ड है। राइट टू इक्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमें इक्वल राइट देता है, यानी कि हम सभी सिटीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं। ऐसे राइट्स हमें ये राइट टू इक्वालिटी देता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ जो है हम ये राइट एंजॉय कर सकते हैं। ये जो राइट है ये बहुत सारी चीज़ें इंश्योर करता है। ये इंश्योर करता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बाय द गवर्नमेंट, एंड ये देखता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रही है एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में, ठीक है। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो राइट्स जो हैं वो टाइटल्स को भी अबॉलिश करता है, साथ ही साथ अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश करता है। आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है कि स्टेट जो है पर्सन को इक्वल स्टेटस देगा बिफोर द लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन होगा लॉज का विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल्सो किसी भी प्रकार का किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 के अंदर इसी राइट से रिलेटेड बात की गई है कि स्टेट जो है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन किसी भी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स होनी चाहिए इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट और टू द ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 17 में बात की गई है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की, साथ ही साथ इसको किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। आर्टिकल 18 में बात की गई है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन्ड है, बट आप बुक को कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर ऑल दीज राइट्स। राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी लोगों को इक्वल एक्सेस मिलेगी पब्लिक प्लेसेस की। ऑल्सो आर्टिकल 16(4) मेंशन्ड है आपकी किताब में, इसमें लिखा हुआ है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम पीरियड से डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, उन डिस्क्रिमिनेटेड पीपल को रिजर्वेशन दी जाएगी, जॉब्स में, एजुकेशन में, हर जगह उनको जो है रिजर्वेशन दी जाएगी फॉर ब्रिंगिंग दोज पीपल टू एन इक्वल स्टेटस, इक्वल लेवल पे लाने के लिए, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि सभी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं दे विल एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लैरिफाई करता है कि गवर्नमेंट स्पेशल स्कीम्स दे सकती है, मेजर्स दे सकती है, ताकि कुछ सेक्शंस जो पीछे रह गए हैं उनकी कंडीशंस को सुधारा जा सके, जैसे कि चिल्ड्रन, विमेन, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। रिजर्वेशन भी दी जाती है ना हमारे देश में, जॉब्स में, एडमिशन्स में, तो वो इसी आर्टिकल के अंडर आती है। समझ में आया? अगर आप एग्जाम में लिखेंगे यू कैन मेंशन आर्टिकल 16A एंड आर्टिकल 21 एंड ऑल दोज पॉइंट्स जो कि आपकी बुक में लिस्टेड है, ठीक है। तो ये सारे लिखना यू कैन अवॉइड, क्योंकि थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो आपकी बुक में मेंशन है यू नीड टू राइट दैट। आर्टिकल 21 विच इज मेंशन्ड ऑन 34 पेज नंबर ऑफ योर बुक, उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को जो है जिंदगी जीने का पूरा हक होता है, उसको फ्रीडम होती है, एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ डिनाइड है उसके अलावा उस पर्सन को हर चीज़ की फ्रीडम होगी। समझ में आया? राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में इसके बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो राइट्स हमारे फ्रीडम से रिलेटेड हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सभी सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, सभी लोग जो हैं पीसफुली असेंबल हो सकते हैं एंड बिना किसी आर्म्स के। तीसरा, दे कैन फॉर्म एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, एंड सभी पर्सन को हक है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सभी लोग रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड लास्टली, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है ये हमें ये सारे अधिकार देता है अंडर आर्टिकल 19।
आर्टिकल 20 में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सो अगर हमें किसी ऑफेंस के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है तो भी हमारे पास कुछ फ्रीडम होती है, कुछ हक होता है, ठीक है। उसके बारे में आर्टिकल 20 में लिखा गया है। आर्टिकल 21 में देयर इज मेंशन दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 22 के अंदर मेंशन्ड है कि देयर विल बी अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सो इसमें हम देखते हैं कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। सो राइट टू फ्रीडम में लिखा गया है भाई लिबर्टी का मतलब भी फ्रीडम ही होता है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन, जबकि इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीडम के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तभी वो एक पॉजिटिव फ्रीडम कहलाती है। हम सभी के पास आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे की आज़ादी को छीनेंगे। हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास फ्रीडम है, अनदर पर्सन ऑल्सो हैज़ दैट फ्रीडम एज वेल। सो अपनी फ्रीडम एंजॉय करें, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की फ्रीडम को हम थ्रेटन करेंगे, ठीक है। सो फ्रीडम सिर्फ लिमिट में ही होगी, जितनी फ्रीडम हमारे पास है उतनी दूसरे पर्सन के पास भी है। तो इस प्रकार हमें अपनी फ्रीडम जो है एंजॉय करनी होगी कि हमारी फ्रीडम से किसी और की फ्रीडम थ्रेटन ना हो, ठीक है। तो ये आपकी बुक में लिखा है। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 में इसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 में लिखा है कि देयर विल बी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि ह्यूमंस को ट्रैफिक नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ कोई भी फोर्स लेबर नहीं हो सकता है हमारे देश के अंदर। आर्टिकल 24 में मेंशन है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज में या फिर हजार्डस इंडस्ट्रीज में, प्लेसेस में काम नहीं दिया जाएगा। ऑल्सो जो भी बच्चा 14 ईयर से कम एज का है उसे जो है एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या फिर किसी भी हजार्डस जगह पे, ठीक है। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे के साथ। सो वही चीज़ आपके बुक में भी मेंशन्ड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट, द सेम थिंग जो भी मैंने आपको बताया। आर्टिकल्स आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको बतानी होंगी। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। सो आर्टिकल 25, 26 के अंदर इसके बारे में मेंशन्ड है। आर्टिकल 25 में लिखा है कि देयर विल बी अ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि सभी लोगों को अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करने की, प्रोपगेट करने की इजाज़त है। हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं एंड सभी का धर्म एक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट एंजॉय देयर रिलीजन, दे कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। आर्टिकल 26 में मेंशन्ड है कि हर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ राइट्स फॉलो करने होंगे विच आर सब्जेक्टेड टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। सबसे पहला उनके पास राइट है टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स, ठीक है। दूसरा, वो जो है अपने खुद के अफेयर्स जो है मैनेज करेंगे। तीसरा, वो जो है एक्वायर कर सकते हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी। फोर्थ इज दैट कि उनकी जो प्रॉपर्टी होगी दैट वुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलीगली एक प्रॉपर्टी हड़प ली और उसको एक धर्म का नाम दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा। लॉ को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 से 32 के अंदर इसके बारे में मेंशन्ड है। आर्टिकल 29 में लिखा है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। हमारे देश में देयर आर टू ग्रुप्स, मेजॉरिटी ग्रुप्स एंड माइनॉरिटी ग्रुप। भाई माइनॉरिटी लोग जो हैं पॉपुलेशन में कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को जो है साइड वे कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसी वजह से कल्चरल एंड जो माइनॉरिटी राइट्स हैं वो दिए गए हैं ऐसे ग्रुप्स को। आर्टिकल 30 इसमें राइट दिया जाता है इन माइनॉरिटीज़ को टू फॉर्म एंड गवर्न देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट देयर ट्रेडिशंस, कल्चर्स, ठीक है। आर्टिकल 30 इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट, ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है हमारा। इसमें क्या लिखा गया है बेसिकली वो हम देखेंगे। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
में ये राइट मेंशन्ड है, इसमें लिखा गया है कि हमारे पास लीगल रेमेडीज है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारा जो राइट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो वॉयलेट हो रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल वॉयलेट कर रहा है, इवन अगर गवर्नमेंट भी वॉयलेट कर रही है, सो वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं इन राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, दोबारा से इन राइट्स को लागू करवाने के लिए, ये बोलने के लिए कि भाई हमारे राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं इन राइट्स के वोलेशन पर। ऑल्सो ये राइट ये भी कहता है कि हमारी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को ट्रेसपास करे। समझ में आया? सो राइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, सो प्लीज़ कंसिडर द बुक फॉर दिस एज वेल, ये मैंने आपकी बुक से ही उठाया है, एंड ऑल्सो प्लीज़ कंसिडर पेज नंबर 35 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है? कई बार एक पर्सन को सिंपली अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी रीज़न के, ऐसा मान के कि ये पर्सन जो है आगे चल के जो है किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज होने वाला है, इस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, एक प्रोसीजर के तहत ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि एक पर्सन को डिटेन करना टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी काइंड ऑफ पॉसिबल क्राइम। ठीक है, तो मतलब किसी पॉसिबिलिटी के ऊपर एक पर्सन को जेल में डाल देना, इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि दिस पर्सन कैन बी अ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, सो इसी वजह से पीस रखने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए ऐसे पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है, और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को 3 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड 3 महीने के बाद ये जो केस है इसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाएगा फॉर द रिव्यू, एंड अगर वो कहते हैं कि इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दिया जाएगा, या फिर फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को। प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है गवर्नमेंट के हाथ में, जिससे एंटी सोशल एलिमेंट्स को जो है कंट्रोल किया जाता है, उनसे डील किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रोविजन को कई बार गवर्नमेंट मिसयूज भी कर देती है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कह के उसे जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, लेकिन साथ ही साथ इसका मिसयूज भी बहुत होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिट्स। उससे पहले हम एक और टॉपिक देखेंगे, राइट्स ऑफ एक्यूज, जो कि आपकी बुक में 36 पेज नंबर पे मेंशन्ड है। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्यूज्ड पर्सन को भी जो है कुछ प्रोटेक्शन देता है, कुछ राइट्स देता है। बेसिकली 3 राइट्स दिए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि जो चार्ज पर्सन है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसे भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ रिट्स। उससे पहले हम देखेंगे राइट ऑफ एक्यूज, जो कि टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पे मेंशन्ड है। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्यूज्ड पर्सन को भी सफिशिएंट प्रोटेक्शन देता है, उसे भी 3 राइट्स दिए जाते हैं बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पर्सन गिल्टी नहीं होता जब तक वो कोर्ट में गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता। ठीक है, कोई भी पर्सन एक कन्विक्ट नहीं होता जब तक उसका जुर्म जो है कोर्ट में साबित नहीं हो जाता। तो फेयर ट्रायल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें 3 राइट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला कि एक पर्सन को जो है सेम क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जाएगा। मान लो एक पर्सन ने चोरी की है और उसको उसकी सज़ा मिल गई है, ठीक है, उसने जेल काट लिया है, अब दोबारा से उसको उसी क्राइम की सज़ा नहीं मिल सकती है, वो अपनी सज़ा का भुगतान कर चुका है। दूसरा, कोई भी लॉ जो है किसी भी एक्शन को बैकडेट से इलीगल नहीं कह सकता। तीसरा, कोई भी पर्सन जो है वो अपना एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं कह सकते कि अपनी सफाई में एक एविडेंस दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्यूज पर्सन को भी देता है। समझते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स। सबसे पहले ये रिट क्या होता है? बेसिकली कोर्ट्स कुछ स्पेशल ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं जिन्हें रिट्स कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी है टू इशू सच ऑर्डर्स विच आर नोन एज रिट्स। सो बेसिकली यहाँ पे हम 5 रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, हैबेस कॉर्पस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस एंड क्यो वेरेंटो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स है, इससे क्वेश्चन आता है इन योर एग्जाम्स।
नाउ हैबिस कॉर्पस, बेसिकली दिस रिट मीन्स कि कोर्ट जो है अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर देता है कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है दैट विल बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को फ्री छोड़ा जाएगा या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि इसे जो है ढंग के ग्राउंड्स पर अरेस्ट नहीं किया गया है, यानी कि इसे बेफालतू में अरेस्ट कर लिया गया है या फिर उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, तो कोर्ट उसे फ्री छोड़ देता है। सेकेंड है मैंडेमस, बेसिकली ये रिट इशू किया जाता है अगेंस्ट अ ऑफिस होल्डर, यानी कि एक पर्सन के पास पावर है, मतलब वो एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो किसी और के राइट्स को वोलेट कर रहा है, तब कोर्ट ये रिट इशू करती है। थर्ड है प्रोहिबिशन, बेसिकली ये रिट इशू किया जाता है बाय द कोर्ट विद हायर पोजीशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट पे एंड हाई कोर्ट ये रिट इशू कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे या उससे नीचे के लेवल के कोर्ट्स पे, ठीक है। सो जब लोअर कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर का केस लेके बैठा होता है, यानी कि उस इशू पे केस सुनने का हक नहीं होता उस कोर्ट के पास, फिर भी उसके पास वो केस आया है, फिर भी वो उस केस पे वर्क कर रहा है, तब ऊपर वाला कोर्ट वो नीचे वाले कोर्ट के ऊपर जो है ये रिट इशू करेगा। क्यो वेरेंटो, बेसिकली अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये जो पोजीशन होल्डर है, ये ऑफिस होल्डर जो है, ये इस पोजीशन के लायक नहीं है, यानी कि इसके पास कोई हक नहीं है ये पोजीशन रखने का, तब ये कोर्ट जो है इस रिट को इशू करता है। समझ में आया? एंड उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है फ्रॉम होल्डिंग दैट पोजीशन और होल्डिंग दैट ऑफिस। सर्टियोररी, इस रिट में क्या होता है, कोर्ट जो है लोअर कोर्ट के ऊपर ये रिट इशू करता है, यानी कि अगर लोअर कोर्ट में कोई मैटर जो है पेंडिंग चल रहा है, सो लोअर कोर्ट के ऊपर ये रिट इशू किया जाता है कि तुम अपने मैटर को, अपने केस को जो है ऊपर वाले हायर अथॉरिटी पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। समझ में आया? सर्टियोररी। सो ऑल दीज रिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसे क्वेश्चन भी आता है। Now डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है, जो गवर्नमेंट चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है और ना चाहे तो नहीं भी कर सकती। ये बेसिकली वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं फॉर द सोसाइटी, जो कि गवर्नमेंट को करनी होती है, या फिर मन चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ये जो लिस्ट ऑफ पॉलिसीज गाइडलाइंस होती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एंड इसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, यानी कि अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करती है, ये गाइडलाइन इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो वी सिटीजन्स कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट कि भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है ये काम, ठीक है, क्यों ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि ये वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि जुडिशरी एनफोर्स नहीं कर सकती, नहीं लागू कर सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है एंड ये जो है आर्टिकल 45 में मेंशन्ड है ऑफ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है वो बताया गया है। बेसिकली जो फोर्थ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड है। इंडिया में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है एंड आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि कैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है एप्लीकेबल होंगी, कैसे फॉलो किए जाएंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने पे एम्फोसाइज करते हैं फॉर द सोसाइटी एंड एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि ये वेलफेयर ओरिएंटेड गोल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती, ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चैप्टर है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके अंदर वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव मेंशन है जो कि सोसाइटी को अडॉप्ट करने चाहिए, सोसाइटी में होने चाहिए। देन सेकेंडली इसके अंदर कुछ राइट्स मेंशन है इंडिविजुअल्स के जो कि हम एंजॉय करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावा। इसके अंदर लीगल राइट्स या दूसरे और राइट्स मेंशन्ड है। इसके अंदर कुछ पॉलिसीज मेंशन्ड है जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि इसके अंदर गाइडलाइंस है रिलेटेड टू सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी, जो कि हुआ था 1976 में।
इसको ऐड किया गया था फॉर क्रिएटिंग एंड प्रोमोटिंग कल्चर एंड ऑल्सो टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर इन एनफोर्सिंग दीज ड्यूटीज वाइज अवेज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशनड है अंडर आर्टिकल 51A जो कि ओबे करनी चाहिए हर एक इंडियन सिटीजन को। ठीक है, तो वो सारी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को समझेंगे। सबसे पहला, हर एक पर्सन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना चाहिए एंड उसके आइडल्स और इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, हम सभी को जो नोबल आइडियल्स है, जो नेशनल स्ट्रगल के जो लीडर्स हैं, उनको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चैरिश करना चाहिए। तीसरा, हम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी सॉवरेनिटी, हमारी यूनिटी, हमारे देश की इंटीग्रिटी को, ना कि दंगे करने चाहिए। ना फोर्थ वन इज टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड टू गिव नेशनल सर्विस, ताकि हमारे देश में हार्मनी बढ़े, भाईचारे की भावना आए सभी लोगों के बीच में। फिफ्थ वन इज transcending religions, linguistic and regional or sectional diversities and renounce practices derogatory to dignity of women, यानी कि विमेन की डिग्निटी को हार्म करने वाली कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। सभी रिलीजन्स को हार्मनी के साथ रहना चाहिए, सबकी लिंग्विस्टिक, रीजनल, रिलीजियस, इन सभी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड हार्म नहीं करना चाहिए। हमें अपने रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। हम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, हम सभी के अंदर एक दया होनी चाहिए टुवर्ड्स द लिविंग क्रिएचर्स। हम सभी को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, हमारे अंदर रिफॉर्म्स को लेके एक सोच होनी चाहिए। ठीक है, हमको अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए, कोई भी वायलेंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल। हमें कलेक्टिव एक्टिविटी में इंगेज होना चाहिए फॉर द नेशन। ठीक है, ताकि हमारा देश जो है लगातार आगे बढ़ता रहे, अचीव करता रहे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6th and 14th ईयर्स। ठीक है, बेसिकली ये हमारे देश ने दिया भी है। ये जो ड्यूटी है इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में। बेसिकली ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बस एक बार पढ़ लेना कि भाई क्या क्या है, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट स्किम थ्रू इट एंड देख लेना कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ आखिर होती क्या है, कौन से अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी, 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका के बारे में भी मेंशन्ड है एक बॉक्स में, तो वो भी आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, बेसिकली ये स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। ये नेगेटिव होते हैं फंडामेंटल राइट्स, स्टेट को रोकते हैं कि तुम जो है लोगों की स्पीच की फ्रीडम को नहीं छीन सकते, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, अगर कोई इन राइट्स को विलेट करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ये लीगली इन्फोर्सेबल है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिशिएबल है, हम कोर्ट नहीं जा सकते चाह के भी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके पास लीगल सैंक्शंस होते हैं, लेकिन डीपीएसपी के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ये डीपीएसपी मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, इसी वजह से दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, इसी वजह से ये सोसाइटेरियन या फिर सोशलिस्टिक होते हैं। समझ में आया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेटिकली ये इन्फोर्स हो जाते हैं, जबकि डीपीएसपी को लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, इन्हें ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं किया जाता बिकॉज दे आर नॉट फंडामेंटल। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव एलिमेंट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स को रोका जाएगा तो बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के फंक्शंस भी प्रोहिबिट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ऐसा ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो मोटिवेट करते हैं गवर्नमेंट को टू डू सर्टेन फंक्शंस।
फंडामेंटल राइट्स बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के राइट्स को, सिटीजन्स के राइट्स को। डीपीएसपी बेसिकली ये पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को दिखाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से लाइक भी कर देना वीडियो को प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड ऑल्सो टेलीग्राम पे जाके आप ये सारे के सारी जो स्लाइड्स हैं वो अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।